डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं अपने 2024 के सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर के बारे में। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन ए, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक क्वेश्चन मिलते हैं और दे ऑल आर मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स। यानी कि इस पे जो मार्क्स अलॉट होने वाले हैं वो हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। You ready with this? Now we are going to solve the first question. जब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, what it says कि out of the following the strongest base in aqueous medium। यहाँ पे तुमको दो चीजें याद रखनी है खास तौर से। पहली चीज कि strongest base कौन है और दूसरी चीज they are asking for the aqueous medium। तो जब भी हम बात करते हैं लेट्स से एक्वस मीडियम की और दूसरा होता है हमारा गैसियस मीडियम, ऑलराइट। और यहाँ पे जो कुछ भी दे रखा है हम उसको बेस मान के अभी बात करेंगे कि यहाँ पर होने क्या वाला है। लेट्स से जब तुमसे सवाल किया जाए कि भाई एक्वस मीडियम क्या है और गैसियस मीडियम क्या है, तो देखें आप कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। ये अमाइन होते क्या हैं कि ये जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक तरफ एच जुड़ा है, यहाँ पर दूसरी तरफ एच जुड़ा है और यहाँ पर एक एच जुड़ा है, तो ये हमारा रहता है पेरेंट्स कंपाउंड जो है अमोनिया। नाउ व्हाट यू सी कि भाई इसके पास जो है ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर ये इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये बिहेव करेगा यहाँ पे लुईस बेस की तरह। और ये लुईस बेस ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स बेसिक कैरेक्टर। ऑलराइट, नाउ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, ये जितनी आसानी से इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वही क्या कहलाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो जनरली हम कहेंगे कि अगर ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना होगी तब या पॉसिबिलिटी होगी तब ये आसानी से इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इन दैट कंडीशन व्हाट यू रियली अंडरस्टैंड कि ये सारी डिपेंड करती है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कोई भी अमाइन या फिर अमोनिया कितना बेसिक होगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। अब लेट्स से हम इस आइडिया को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई ये तुम्हारे पास नाइट्रोजन वही है, ये एच है, एक एच ये है, बस मैंने क्या किया, एक अमाइन ग्रुप लगा दिया इसके ऊपर। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो अमाइन ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर को भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, दूसरे एच को भी हटा दूं, यानी कि मैं क्या करता हूं कि ये नाइट्रोजन वैसी का वैसी रहेगा, एक एच ये लगा दिया और एक एच ये लगा दिया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, इस जगह पर एक CH3 लगा दिया। लेट्स से एक CH3 इधर लगा दिया और एक CH3 इधर। अब नाउ यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब भाई 2 मिथाइल ग्रुप हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर होगी, इंक्रीजेस है। अब लेट्स से एक नई कंडीशन लेते हैं हम, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो और एक CH3 इधर लगा दो, ये रहे लोन पेयर। अब नाउ द कंडीशन इंक्रीजेस वंस अगेन कि अब हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप हो गए और 3 ऑफ देम आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस नाइट्रोजन, तो इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑलराइट, द सिमिलर ऑर्डर कि इसको जो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन या फिर 1 डिग्री, इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। अब यहाँ पे एक वर्ड और आया है, दैट इज व्हाट कि भाई यहाँ पर ये आ गया एनिलीन। एनिलीन का केस ये होता है इस तरीके से।
यहाँ पे N है, ये NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाते हैं, जिसकी वजह से भाई इस बेंजीन के ऊपर क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेंस में जाएंगे। लेकिन क्या होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएंगे तो बाहर डोनेट करने के लिए, जो कि बेसिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे। तो ड्यू टू रेजोनेंस of amine group in aniline, the basicity decreases because इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहे नाइट्रोजन के ऊपर, वो तो सबके सब किस में चले जाते हैं, वो तो सबके सब चले जाते हैं तुम्हारे सिंपली किसमें, रेजोनेंस में। तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो व्हाट जर्नल आइडिया वी क्रिएट, तो देखो ये है तुम्हारी एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमाइन, और ये जितने भी हैं यहां से लेकर यहां तक ये सब के सब हैं एलिफेटिक अमीन। और ये रहा तुम्हारा अमोनिया। अब हम इन सबको अगर ऑर्डर में लगाएं तो वी कम टू नो कि भाई इनके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक। तो हम मान के चलेंगे कि भाई 3 डिग्री सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर 2 डिग्री के पास है, फिर 1 डिग्री के पास है, एंड देन यहाँ पर आ जाता है अमोनिया, उसके बाद अमोनिया आता है, और सबसे लास्ट में आता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन, यानी कि सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा तुम्हारा एरोमेटिक अमाइन। जो सबसे लास्ट में जो होगा वो किसका होगा, एरोमेटिक अमाइन का हो जाएगा। ये हमारा एक जनरल सा ऑर्डर बन के आता है, ठीक। ये जब है जब ये सारी चीजें किस में हो, गैसियस स्टेट में पाई जाती हो। किस में पाई जाती हो, गैसियस स्टेट में, यानी कि जब तुम गैसियस स्टेट का ऑर्डर फॉलो करोगे तो ये वाला जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो एनिलीन तो हमारा पहले निकल गया, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है इसमें, डिक्रीजेस, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये तो हमारा पहले कैटेगरी के बाहर है। अब दूसरी चीज पे पहुंच जाते हैं हम, बोले भाई अच्छा गैसेस मीडियम में क्या होगा, तो गैसेस मीडियम में क्या होता है कि सारे के सारे जो पेयर होते हैं ना वो एक दूसरे से एक तरीके से रिलेटिव दूरी पर होते हैं, यानी कि उनकी दूरी जो होती है काफी अच्छी होती है। तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो हमारा ऑर्डर फॉलो होता है वो यही ऑर्डर फॉलो होता है जो हमने अभी लिख रखा है। बट इन एक्वस मीडियम क्या होता है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है भाई, हिंड्रेंस होता है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन क्या है कि जब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो ग्रुप है ये चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जो भी जिसको भी ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन तक वो ना ही वो चीज कोई पहुंच पाती है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन उसको दे पाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर वो होगा 2 सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, एंड देन आएगा आपका 3 डिग्री। और रीजन क्या है, दैट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ये कब है, जब तुम्हारे पास मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एथाइल ग्रुप हो जाए, बिकॉज एथाइल ग्रुप क्या है, वो तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तब ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। आई रिमेंबर दिस एज ए ट्रिक, जिसे 213 4 मेथाइल ग्रुप, क्योंकि मेथाइल ग्रुप क्या है, छोटा ग्रुप है, तो इसका मतलब 213 और 231 4 एथाइल ग्रुप। और एथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे नंबर भी क्या ले रहे हैं, हम बड़ा ले रहे हैं। इस तरीके से तुम इसको याद रख लो। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुमको याद रखना है कि कौन सा मीडियम पूछा है, एक्वस मीडियम पूछा है या फिर गैसेस मीडियम पूछा है। तो इसके मुताबिक ट्राई मेथाइल एथाइलमीन, ट्राई मेथाइल मेथाइल मेथाइलमीन, तो यहाँ पे ट्राई मेथाइलमीन की बात करें तो ट्राई मतलब ये मिथाइल है, तीसरा वाला सबसे कम हो जाएगा। फिर अगर पहले वाले की बात करो मिथाइल की तो वो भी कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा डाइमेथाइलमीन। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप धीरे से समझ सकते हो अगर तुम इसको अप्लाई करो तो। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। कह रहे हैं कि आयोडोफोम टेस्ट के बारे में बता दो।
ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं, हम किसी भी एक कंपाउंड को लेते हैं जिसके पास क्या होना चाहिए, ओके लेट मी चेंज द पेन, मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। या तो उसके पास मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप हो या फिर उसके पास 2 नंबर पर, हम चलो इसके बारे में बात करेंगे, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए प्लस उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ करवाने वाले हैं, यहाँ पर उसकी रिएक्शन जो हमारे पास मिथाइल कार्बोनिल है उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH प्लस I2 के साथ। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें बनता है प्रोडक्ट ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, येलो PPT जैसा दिखाई देगा, एकदम मिक्सचर का कलर येलो हो जाता है तो इससे येलो PPT बोल देते हैं इसको। तो ये आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मेथाइल कार्बोनिल कैसा दिखता है, वो दिखता है कुछ ऐसा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक, ये ग्रुप होना ही होना चाहिए। अब बात करते हैं, इन्होंने दिया है प्रोपेनॉल, तो ये CH3 CH2 और ये आ गया तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखो इसमें एक तरफ होना चाहिए था मिथाइल और एक होना चाहिए था कार्बोनिल, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई हम इस वाले ऑप्शन को तो काट देंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले पे, यहाँ पे आ गए हम, तो इस वाले को लिखते हैं क्या है इसका, एथाइल क्लोराइड। तो भाई कभी भी एथाइल क्लोराइड जो होते हैं ऐसी रिएक्शन नहीं देते, तो ये तो बाहर ही है, कार्बोनिल होना चाहिए। फिर है पेंटेनल, पेंटेनल कैसे बनाओगे, CH3 CH2 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 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये, देखो यहाँ पर भी क्या है, आपको पूरा की पूरी चेन मिल गई 4 कार्बन की, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर बचा कौन सा, ये आंसर बचा। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है, ये कह रहे हैं पेंटेन 2 ऑन, ये इस तरीके से CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा CH3। अगर तुम इसको ध्यान से देखो एक बार, ये मिथाइल, ये तुम्हारा कार्बोनिल और ये तुम्हारा मिथाइल, यानी कि इसके पास जो ये सा वाला ग्रुप है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसका, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, यही मिथाइल कार्बोनिल है। दैट्स व्हाई ये यहाँ पर तुमको टेस्ट देता हुआ दिखाई देगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस एलिमेंट के थ्रू दिखाई जाती है। तो देखो अगर हम बात करें स्कैंडियम की तो ये दिखाता है हमेशा +3, अगर क्रोमियम की बात करें तो +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है और +6 भी दिखाता है। अगर आयरन की बात करें तो ये +2 दिखाता है और +3, जनरली तुमको ये मिल जाएंगी। अगर मैग्नीज की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, यानी कि अब हमको नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करनी है। तो लेट्स से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये दिखाता है टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 6। ठीक है, ये तो 1 ही दिखा रहा है तो इसको तो दिखाने की जरूरत है ही नहीं, और ये 2 दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, इसके बारे में। तो ये 1 2 3 4 5, तो जनरली ये दिखाता है हमको 5। तो हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। और जब तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे, मतलब ट्रांजिशन स्टेट वाली मेटल्स में देखोगे, तो यू विल फाइंड कि इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब बात करने वाले हैं हम अगले क्वेश्चन की अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस मिशन। ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन है, इवन व्हेन वी स्टार्टेड ना, तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 10th और 1, कहीं पे पढ़ा दिया था कि भाई अपोलो मिशन में क्या यूज किया गया था। तो यहाँ पे यूज किया था हमने एक गैस फ्यूल सेल, और ये गैस क्या थी, ये थी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड। अब ड्राई सेल का यूज किया था, नहीं किया था जी। निकल कैडमियम नहीं किया था, निकल कैडमियम का यूज। मरकरी सेल का यूज नहीं किया था, तो बचा कौन सा आपका
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता था वो बनता था H2O। ठीक, इसी H2O को यूज करते थे एज ए ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, अब ड्रिंकिंग वाटर का मतलब ऐसा नहीं है कि भैया यही पानी उठाया और डायरेक्टली पी लिया। ठीक, इस पानी के अंदर पहले मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, मिनरल्स एडेड, एंड देन इस पानी को यूज किया जाता है। तो ऐसा मत करना कि आप एकदम से उसको उठाएं और चालू कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसको पहले मिनरलाइज्ड किया जाता है एंड देन फाइनली फिर आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। तो हमको ये मिल गई इस वाली रिएक्शन की स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज और इस वाली रिएक्शन की ये मिल गई, दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि देखो भैया यहाँ पे एक चीज देख लो तुम कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है XYZ, उसके अकॉर्डिंग तुमको ये बताना है कि यहाँ पर सेल पोटेंशियल क्या है इस रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है और इसका सेल पोटेंशियल क्या है ये ही पूछ रहे हैं। अब तुमको इसके लिए 2-3 पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। पहली चीज, ये जो पोटेंशियल दिया है वो है 0.77 और ये जो पोटेंशियल है +1.5। ठीक है, फिर ऊपर से तुम क्या देखोगे कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और ये जा रहा है +2 में, यानी कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जा रहा है तुम्हारा +7 से +2 में जा रहा है और यहाँ पे है Fe3 पॉजिटिव से +2, तो इसका भी क्या हो रहा है भाई रिडक्शन। ठीक, क्योंकि हम बात ही किसकी करते हैं हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं हम, तो दोनों के केस में हमको रिडक्शन ही दिखाना है। लेकिन अब दोनों में अगर रिडक्शन दिखा रहे हैं तो हमको फाइंड आउट करना क्या है, हमको फाइंड आउट ये करना है कि भैया कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, बिकॉज इट शुड बी क्लियर। तो मैं तुमको अभी क्लियर कर देता हूँ कि भैया जो कैथोड होता है ना और जो एनोड होता है, और अगर बात चल रही हो किसके बारे में कि भाई पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के बारे में, तो कैथोड के पास हमेशा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक, तभी तो करंट फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो यानी कि एनोड की तरफ, और ये हमेशा होना चाहिए लो पोटेंशियल। तो तुमको कैसे पता करना है कि कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। अब देखो इसका पोटेंशियल तुम ध्यान से देखो, यू गेट द आइडिया। ये क्या है, ये है तुम्हारा एनोड और इसका पोटेंशियल देखो, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैथोड। अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे E0 सेल इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे हम कैथोड का पोटेंशियल, फिर लिखते हैं हम हमेशा की तरह एनोड का पोटेंशियल। ठीक, तो अब क्या करना है, कैथोड की जगह क्या लिख देंगे 1.51, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस और 0.77, ये हो जाएगा 1.51 और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस माइनस 0.77। ठीक, अब इधर जो 1 आया है एक इधर ले गए तो 11 हो गया, 11 में 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। फिर यहाँ पे कितना है 4 है तो एक इधर ले लेंगे, 14 में 7 गया तो फिर बच गया 7.0 और ये कैसी वैल्यू है, प्लस की वैल्यू, कैसे में आई है, वोल्ट में आई है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर है ये सवाल। ठीक है, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, जो कि सबसे आसान काम है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग, कह रहा है कि देखो भाई कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में बताएं। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बोली स्टेटमेंट नंबर 1, कह रहे हैं ये एल्डो हेक्सोस होता है। एल्डो का मतलब होता है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और हेक्सोस का मतलब होता है इसके पास 6 कार्बन है। देख लेते हैं, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। चलो, तो ये CHOH का होल 4 और ये आ जाएगा तुम्हारा CH2OH, एक 6 कार्बन यानी कि ये एल्डो हेक्सोस है। तो ये तो भाई करेक्ट है। तो जो ये इन्होंने पूछा है कि ये बताएं ट्रू कौन सा नहीं है, तो पहली चीज तो ये गई। दूसरी आती है बी में, कह रहे हैं कि 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता, अभी छोड़ो इसको। फिर कह रहे हैं अगले, इट इज प्रेजेंट इन पायरानोस फॉर्म। पायरानोस फॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में, ऐसे।
ठीक, तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट होता है इन द पायरेनोज फॉर्म, कुछ इस तरीके से। लेट्स से हम बीटा फॉर्म बना रहे हैं, तो ये होगी पायरेनोज फॉर्म। और पायरीन क्या होती है, ये होती है पायरीन। तो इसकी स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर दोनों की एक जैसी है, 6 मेंबर्ड, दैट्स वाई ये बात भी क्या है, ट्रू है। फिर कह रहे हैं ऑन हीटिंग HI ऑलवेज फॉर्म्स एन हेक्सेन, यानी कि अगर तुम HI के साथ इसको हीट कर दो तो ये हम तुमको क्या देगा, हमेशा ये देगा, ये इसको बोलते हैं एन हेक्सेन। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तो फिर इनकरेक्ट पॉइंट कौन सा बचा, ये सवाल है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे कि 2,4-DNP टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता। अब पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इट सेज, कह रहे हैं कि अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स बाय द नेम रिएक्शन। किस रिएक्शन के थ्रू जो अमाइड हैं वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको समझना क्या पड़ेगा कि भाई देखो ये है तुम्हारा अमाइड और इसको कन्वर्ट करना है तुमको किसमें, जैसे यहीं पे कर देते हैं हम, मतलब जो भी बन जाए बस यहाँ पे अमीन ग्रुप आ जाना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें डाई एजोटाइजेशन में, तो सबसे पहले अमाइड का डाई एजोटाइजेशन नहीं होता, तो ये तो हो गई। फिर है कार्बिलमिन रिएक्शन के थ्रू, तो कार्बिलमिन रिएक्शन भी अमाइड के थ्रू नहीं दी जाती। अमोनोलाइसिस करवा दो तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कौन सा बचता है, हॉफमोन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन करवाते हैं जनरली किसके साथ, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा Br2 और साथ में NaOH, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, वेनिश, निकल जाएगा। मतलब वेनिश से मतलब एक बाहर चला जाएगा, और इसके बाहर जाने की वजह से तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये पक्का रिएक्शन अपलोडेड होगी, तो एक बार इसको देख लेना जाकर। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेटर चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। तो ये सबसे पहला जो प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन होता है ना, ये सबसे पहली रिएक्शन है, ये NO है, NO2। और अगर तुम इसकी रिएक्शन करवाते हो लेट्स से H2Ni से तब भी, या फिर लेट्स से SnHCl से तब भी, या फिर FeHCl से तब भी, ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, नाइट्रो ग्रुप में। ठीक है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जनरली इसके साथ। ठीक है, इसके साथ क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट तो देता है ये, लेकिन ये एक मिक्सचर देता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन होना चाहिए था इसके मुताबिक। यहाँ पे जो वुड बी बेटर की जगह वुड नॉट बी बेटर की बात करते, तब यहाँ पे होता वुड नॉट बी बेटर, तब इन दैट कंडीशन ये आंसर होता। ठीक, लेकिन भाई हम क्वेश्चन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो तुमको याद रखना है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बिकॉज ये दोनों ही तरीके बहुत बेटर है। अगर इन दोनों में से भी एक भी चॉइस पे जाना है तो फिर आई विल गो विद दिस, मैं इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। फिलहाल इसके मार्क्स मिल गए थे बच्चों को जिसने भी एक से ज्यादा आंसर लगा दिए थे। विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इनेबल देम टू बिहेव एज ए कैटलिस्ट। कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनको कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर देती है ऐसे सब्जियां। तो क्या ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, इसका क्या लेना देना है कैटलिस्ट से। ये हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है भाई। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इनकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा आपने देखा है ना कि 3 पॉजिटिव होता है, फिर वो Fe2 पॉजिटिव में पहुंच जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो क्या है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगी और दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ और एज ए बिहेव एज ए कैटलिस्ट। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। हमने लास्ट वीडियो में बात की है कि भाई क्या होता है, सबसे पहले लेते हैं हम चिलेट आयन। अगर कहीं पर चिलेट इफेक्ट आ रहा है या चिलेट आयन या फिर लेट्स से चिलेट लिगेंड है,
तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले यही लेंगे। दूसरी कंडीशन जो लेते हैं हम यहां पर, वो लेते हैं फिर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और यहीं पे अगर चाहो बीच में, अगर हम लिगेंड लिगेंड की बात करें तब तुम ऐसा सोचोगे, लेकिन अगर इसके बाद जो चीज बचती है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इस तरीके से लेट्स से ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या है, ये है तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड। और बीइंग बाइडेंटेट लिगेंड इट शोज ऑलवेज, इट शोज, अगर हम किसी भी कंडीशन में बात करें तो ये हमेशा क्या करता है, आपका चिलेट इफेक्ट दिखाता है। और चिलेट इफेक्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। दैट्स मीन यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये तो वीक लिगेंड था, ये तो पहले रोल से बाहर हो गया। अगली बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। इट सेज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ए इज टू चेंज। जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक, तो क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल देते हैं? अगर तुमसे पूछा जाए क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल देते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू बदल देते हैं, एंथैल्पी बदल देते हैं, तो इनमें से कुछ भी नहीं बदल पाते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वो बदलते हैं, अगर आप बात करो एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ। क्या करते हैं, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे वांट हैव फैक्टर वैल्यूज फॉर KCl और K2SO4 रिस्पेक्टिवली। दोनों ही क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। अगर कोई सॉल्वेंट नहीं लिखा है तो इन कंडीशन में हम वाटर ही मान के चलेंगे। तो जो तुम्हारा KCl है वो ब्रेक होगा, वो देगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर हम I का फॉर्मूला बनाए तो ऊपर लिखते हैं हम आफ्टर और नीचे लिखते हैं हम बिफोर। बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, तो ऊपर आ जाएगा 1 2, यानी कि आफ्टर 2 है और बिफोर क्या था, 1 था, तो अब वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे एक किसकी 1 वैल्यू है, तो ये तो होगा नहीं। इसकी 2 वैल्यू है, इसकी भी 2 वैल्यू है, इसकी भी 2 वैल्यू है। अब देख लेते हैं हम अगला, K2SO4 डिसोसिएट करेगा 2 टाइम K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, अगर हम I की वैल्यू देखो तो आफ्टर क्या आ रहा है हमारा, आफ्टर आ रहा है 2 और 1 3, और बिफोर आ रहा है हमारा 1, तो हमारा हो गया 3। तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू होनी चाहिए 3। इस तरीके से तुम इनके आंसर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 14 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 से 14 तक असर्शन रीजन की बात होती है। हम इसके बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं, आपने लास्ट की वीडियो में देखा होगा। ऑर्डर सेम ही रहता है अगर एक साथ दिया हो तो। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात करता है यहाँ पर, कह रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड साथ में दिया द रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। यानी कि इस कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट होता है और जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, रेट की यूनिट होती है वो सेम होती है। कैसे, देखो जब भी हम रेट की बात करते हैं तो ये होती है हमारी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन की पावर 0। तो बचा क्या हमारे पास, R इक्वल टू K हो गया। अब जो इसकी यूनिट है जो कि ये है, वही किसकी होगी, K की यूनिट हो जाएगी, यानी कि ये भी होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बात ट्रू है। फिर कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है आपकी, जैसे इन्होंने, हमने सिंपली जो ये बात की थी, इन्होंने वही बात बताई भाई किस वजह से होती है, तो इस वजह से होती है, तो ये भी क्या है, ट्रू। और ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट एंड द आर इज एक्सप्लेनिंग द ए। अब बात करते हैं कि भाई जो तुम्हारा ए है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज वीकर एसिड देन द पैरानाइट्रोफिनॉल। यानी कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो एक वीकर एसिड होता है पैरानाइट्रोफिनॉल से, और इट इज ट्रू, ये ट्रू है। रीजन क्या है, इसका रीजन है ये,
लेस से ये है तुम्हारा नाइट्रोफिनॉल और ये है तुम्हारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इन दोनों के बीच क्या बनता है, बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कैसा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, जबकि अगर हम बात करें यहां पर इस तरीके से, तो यहां पर जो बनता है वो बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच, ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर बन रहा है, दैट्स वाई इट बिकम्स मोर एसिडिक, क्योंकि यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, सपोर्ट करता है मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने में। इंटरमॉलिक्यूलर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज कर लेते हैं, दैट्स वाई कंडीशन चेंजेस। तो पहला अगर पॉइंट देखें तो ये तो ट्रू था। फिर कह रहे हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स पैरा आइसोमर्स स्ट्रॉन्गर एसिड देन द ऑर्थो आइसोमर्स। इन्होंने क्या बोला, इंट्रा, और यहां हमने क्या देखा है, इंटर। तो दोनों वर्ड्स में क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी वाला, कि असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहे हैं असर्शन ए, CONH3 का होल 5 SO4 का होल Cl gives a white precipitate when reacts with silver nitrate। इसमें क्या होता है, ये जो बाहर वाला Cl है, Cl नेगेटिव, ये Ag पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और बना लेगा AgCl, और यही होता है तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड इट इज ट्रू। दूसरा है द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स टू गिव Cl नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस, इट इज फॉल्स। Why false? क्योंकि देखो, जो भी चीज कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी that does not dissociate to form ions, वो क्या रहती है, वो बॉन्डेड रहती है डायरेक्टली, तो ये तो कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा एक तरीके से। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या रहेगा, कुछ ऐसा। अगर हम इसको डिसोसिएट भी करा दें तो ये डिसोसिएट कुछ इस तरीके से होगा। यो, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे SO4 नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब हम लास्ट वाले पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो MCQ बेस्ड है। ए क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, इट इज ट्रू। क्योंकि जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म होता है, ये है क्लोरोफॉर्म और ये है तुम्हारा एसीटोन, ठीक। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, जैसे पार्शली निगेटिव पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव इधर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और पार्शली निगेटिव। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दे फॉर्म्स ए बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं जनरली, इस बॉन्ड का नाम होता है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर पोलर बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तुम्हारा, वो पोलर पोलर बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, तो यहाँ पे जो डेविएशन आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा, इट इज ट्रू। आगे बोला उन्होंने कि इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर ए और बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर वीकर देन द AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन। यानी कि ये भी पोलर था, ये भी पोलर था, तो इनके बीच के तो पोलर पोलर बॉन्ड थे, तो इस वजह से वो वीकर हो गए, किसकी कंपेयर में, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंपेयर में। दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, और ये क्या है, ट्रू है। तो ये भी ट्रू हो गया, ऊपर वाला भी ट्रू हो गया, तो और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा स्टिक। लाइक दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। और अब भी अगर तुमको कोई डाउट हो इस टॉपिक को समझने में, या कोई टॉपिक तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप इसके बारे में बात करें एंड सेंड द वीडियो और इवन वन टेक्स्ट टू मी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर दे पाऊं। All the very best. Thank you very much for being the part of this video. God bless you. Have a nice day.